सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे कि हम लोग पिछले में वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी के बारे में। सो आज भी वही करते हैं। सो पहला टॉपिक है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि जो भी जैसे जानवर होते हैं उनको हम लोग रियर मतलब कि पालते हैं ताकि उनसे मिल्क या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स हम लोग पा सकें। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मीन्स मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट हो गए या वूल हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो भी हमको एनिमल से अटेन होती हैं उनको पालना, पूरे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस। देखिए, ईवीएस मतलब खाली आप एनवायरनमेंट से समझ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एनसीएफ 2005 कहती है कि अगर आपको क्लास 3 to 5 को पढ़ाना है तो आप साइंस, सोशल साइंस और एनवायरनमेंट इन तीनों को मिलाकर एक साथ पढ़ाइए। तो बच्चा क्या करेगा, तीनों सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो ईवीएस में खाली एनवायरनमेंट नहीं आता, इसमें साइंस, सोशल साइंस और ये बहुत ज़रूरी है, 3 सब्जेक्ट्स का मेल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड ईवीएस। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, चीज़ों को मिक्स करके थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है, ताकि बच्चा ज़्यादा समझ सके। और क्लास 1 और 2 को ईवीएस तो नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं थ्रू द मैथ्स, पोएम एंड लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। सो क्लास 1-2 को कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं खाली, लेकिन क्लास 3 to 5 को पूरा अच्छे से बुक के थ्रू समझाया जाता है। ठीक है, सो ये आपका इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या होता है और एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ये आपके 2 टॉपिक हो गए। फिर बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी आप किसी को कॉन्सेप्ट बच्चे को देते हो तो उसके लिए बेसिकली आप टेलिंग मेथड, शोइंग मेथड या डूइंग मेथड का यूज़ करोगे। ईवीएस के लिए बता रहे हैं। टेलिंग मतलब कि खाली सिंपली उसको बता देना, इससे क्या होता है, थोड़ी मेमोरी उनकी तेज होनी चाहिए तभी वो समझ पाएगा, अच्छा मेथड नहीं होता। शोइंग मेथड से क्या होता है, जब आप उसको दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, रिलेट कर पाता है। और डूइंग मेथड तो एकदम बेस्ट होता है, अगर वो बच्चा खुद से वो करके देखेगा तो वो ज़्यादा समझ पाएगा। ठीक है, सो इन तीनों अप्रोचेस में सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है डूइंग मेथड। देखिए, जब भी आप पेडागोजी करें ना तो ऐसा करिए कि बच्चा उसमें लिंक हो जाए। खाली टीचर ओरिएंटेड अगर आप अप्रोच रखोगे तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता, तो उस ऑप्शन को तो आप बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ाएं बच्चों को तो ध्यान रखें कि बच्चे इन्वॉल्व ज़्यादा रहें। अगर आप खाली उनको सिंपली चीज़ें देते जाओगे तो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जूनियर क्लासेज होती हैं, सो बच्चा छोटा होता है तो उनको अगर आप करवाओगे, किसी काम में इन्वॉल्व करवाओगे तो ज़्यादा समझ पाता है। यही हमारा एनसीएफ 2005 कहता है। ठीक है, फिर बात करते हैं और 3 तरह के अप्रोचेस होते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 हो गए। एक होता है कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है, ये बेसिकली टीचर बेस्ड होता है कि टीचर आता है, कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा देता है तो बच्चा क्या करता है, उसकी इमेज अपने माइंड में बना लेता है। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, कि टीचर ने समझाया, बच्चे ने उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना के रख लिया। और एक होता है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या करता है, बच्चा खुद से ज़्यादातर चीज़ें समझता है, खुद से अपने प्रोसेस बनाता है और बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है। ठीक है, बट प्रोसेस कभी अकेले काम नहीं करता, ना ही कॉन्सेप्चुअल अकेले काम करता है। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल और प्रोसेस को, तो उससे बन जाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, टीचर का भी सहयोग होता है और बच्चे का भी हो जाता है। ठीक है, और एक होता है एक्टिविटी अप्रोच। एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चों को आप कुछ काम करवा दिए, उनको इन्वॉल्व करवा लीजिए तो उससे और अच्छा होगा। सबसे अच्छा ये माना जाता है कि अगर आप इंटीग्रेटेड के साथ अगर एक्टिविटी करवा लें तो एकदम बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे टीचर का भी रोल बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों का भी रहेगा, और एक्टिविटी से क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से करके सीख सकेंगे। सो इट इज़ नोन एज द अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट। देखिए, कोई चीज़ आप याद मत करिएगा, खाली समझ लीजिए कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेटेड क्या होता है ना। तो बस आपको तो ऑप्शंस तो मिलेंगे ही पेपर में, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे, तो कुछ याद नहीं करना है, खाली समझते जाइएगा। और फिर बात करते हैं सोशल साइंस। जैसे मैंने पहले बताया था, इंटीग्रेटेड ईवीएस में क्या होता है, सोशल साइंस को बहुत महत्व दिया गया है। ठीक है, क्लास 3 to 5 में क्या होता है, इंटीग्रेटेड ईवीएस होती है जिसमें कि सोशल साइंस, साइंस और एनवायरनमेंट को मिला दिया जाता है। लेकिन क्लास 6 to 8 जो अपर क्लास होती है, या 9th या 10th हो, तो सोशल साइंस के नाम से ही सब्जेक्ट चलता है और इसको फिजिक्स कह रहे हैं, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप रेफर करते हो तो उसमें एक ही बुक रहती है, सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। बट अगर आप आईसीएसई को फॉलो करते हो तो उसमें सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, मतलब बुक्स अलग अलग हो जाती हैं, हिस्ट्री सिविक्स के नाम से अलग होगी, ज्योग्राफी के नाम से अलग होगी। ठीक है, और फिर बात करते हैं सोशल साइंस का जो रिलेशनशिप है वो सबसे है, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है ना भाई, जैसे मैथ्स में क्या होता है कि आपको जैसे फॉरेस्ट का एरिया कैलकुलेट करना है तो सोशल साइंस का यूज़, मतलब अगर आप पढ़ रहे हो सोशल साइंस तो मैथ्स का यूज़ आपको करना पड़ेगा। फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, तो जितने भी सब टर्म्स हैं तो सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड। केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में जो भी हम लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स पढ़ते हैं तो वो भी उसमें सोशल साइंस का यूज़ होता है। और बायोलॉजी में तो फ्लोरा फौना सभी आ जाता है, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड द थेरोपेटिक्स। ये बहुत ज़रूरी है, थेरापेटिक्स टर्म बहुत बार पूछा गया है।
थेरेपेटिक में आता है मेडिसिन और हर्ब्स, ठीक है, जो भी जड़ी बूटियाँ होती हैं या मेडिसिन होती हैं, सो ये हमको एनवायरनमेंट से मिलता है। तो थेरेपेटिक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड विद द मेडिसिन एंड द हर्ब्स। और एक आता है एनवायरनमेंट एंड द एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे ह्यूमन बिहेवियर नहीं मतलब स्ट्रक्चर हो गया, जो ह्यूमन के जो फॉर्म्स हैं, कलर है, टेक्सचर है, जो भी चीज़ें हैं, सो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। और एनवायरनमेंट का डील ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इनके साथ भी होता है, बट ये तो बहुत बेसिक है, आप खुद भी समझ लोगे। जो मुझे जो 2 टर्म बताने तो मैंने बता दिए, थेरेपेटिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी। ओके, फिर बात करते हैं, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको बोलते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए जो ये आप इधर का पोर्शन पढ़ोगे ये आपका सब में काम करेगा, मतलब कोई भी पेडागोजी हो, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस सब में काम करेगा, ठीक है। तो एक स्टाइल होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, टीचर ओरिएंटेड होता है, टीचर ही सब कुछ करता है, सब कुछ वही गाइड करेगा, बच्चों का रोल बिल्कुल नहीं होता इसमें, या बहुत ही कम होता है, तो ज़्यादा अच्छा मेथड बिल्कुल नहीं होता ये, ठीक है। और एक मेथड होता है परमिसिव स्टाइल, ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चे को बहुत ध्यान रख के किया जाता है, इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर जब भी बच्चा 1 to 5 या 6 to 8 अगर आप डील करते हो, तो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब परमिसिव स्टाइल इज़ वेरी गुड, ठीक है। जैसे रोल प्लेइंग मेथड हो गया या ग्रुप डिस्कशन है, कुछ भी छोटे मोटी चीज़ होगी जिसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सो दिस स्टाइल इज नोन एज अ परमिसिव स्टाइल। फिर बात करते हैं कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, ये भी सब में काम करेंगे आपकी, चाहे आप कोई भी पेडागोजी पढ़ो, सब में काम करेंगे। तो पहला होता है असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट आप समझते होगे कि बच्चों को आपने होमवर्क ले दे दिया कि आपको घर से करके लाना है, तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट मेथड। और एक होता है एड्यूसेट। एड्यूसेट मतलब क्या होता है, जो भी पढ़ाई आप सैटेलाइट के थ्रू करवाते हो, जैसे कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन कराए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एड्यूसेट। इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है ताकि एजुकेशन को आप गांव-गांव तक पहुंचा सको। जैसे बहुत जगहों पे टीचर्स नहीं जा पाते हैं अच्छे, या होते नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस मेथड के थ्रू आप उनको समझा सकते हो। और एक होता है रोल प्ले मेथड, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। रोल प्ले में क्या होता है कि बच्चों को आप जिम्मेदारी दे देते हो कि आपको ये करना है, ये करना है, तो उससे क्या होता है वो अपना फ़र्ज समझते हैं और उसको अच्छे से करते हैं। और एक होता है एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनालिसिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। और एक होता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग में बच्चों को आप कहानी से रिलेट करके बता दीजिए, क्योंकि जब बच्चा कहानी सुनता है तो वो उसको काफ़ी समय तक याद कर लेता है, मतलब उसके दिमाग में बैठी रहती है वो कहानी, तो उससे वो लिंक कर जाता है, ठीक है। और एक मेथड आता है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर, कि बच्चे खुद से खोजें और खुद से उसका आंसर निकालें। इस मेथड को आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, ये नाम याद कर लीजिएगा। और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे होता है, पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है अराइविंग। जैसे कुछ प्लान किया आपने, फिर उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना कि ये हो सकता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर कंक्लूजन निकाल लिया, फिर उसको आप बताते हो कि हाँ दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स, ठीक है। तो ये होते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड्स के प्रोसेस के स्टेप, सॉरी, इसको इसी ऑर्डर में याद कर लीजिएगा, आ सकते हैं। और फिर होता है टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि बच्चों को बुक से समझाना, अपने इंडिया में बहुत फॉलो होता है ये, और लेकिन ये अकेले काम नहीं करता, आपको अच्छा समझाने के लिए कुछ चीज़ें, मतलब एक्टिविटीज़ का भी यूज़ करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम मेथड्स ऑफ टीचिंग। अभी 3-4 मेथड और रह गए हैं टीचिंग के, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े मेथड्स हैं वो। सो थैंक यू।